Hello everyone, welcome to the class 12 chapter 2 and lecture 8। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कंप्लीट करी थी और पॉलिनेशन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन हमारा पूरा हो गया था और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी हमारी पूरी हो गई थी। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ठीक है। और वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट्स में, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले हमें एक बार पिछली चीज़ें रिमाइंड करनी पड़ेंगी, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमें क्लियर हो जाएंगे तब डबल फर्टिलाइजेशन हमें इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। और जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस वीडियो के आई बटन पर जाकर प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, लेकिन उसमें भी पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। पॉलन ग्रेन का आप पढ़ चुके हो कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये जो एक सेल है इसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, जिसका इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि सेल का नाम क्या है, वेजिटेटिव और ट्यूब सेल, तो इसके न्यूक्लियस का नाम क्या हो जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। और जो पॉलन ग्रेन है उसके बाहर 2 लेयर्स होती हैं, द आउटर इज एक्साइन लेयर एंड द इनर इज एंटाइन लेयर, ठीक है। और जो एक्साइन लेयर है उस पे एक केमिकल की डिपोजिशन होती है, दैट इज स्पोरोपोलानिन, जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसके फॉसिल्स भी मिलते हैं, ठीक है। और जो एंटाइन है वो क्या होती है, थिन, और स्पोरोपोलानिन जो है वो थिक होता है। और जहां जहां पे स्पोरोपोलानिन नहीं होता, जैसे ये स्पोरोपोलानिन है, दिस इज स्पोरोपोलानिन, ठीक है, ये, और अंदर वाली जो लेयर है दैट इज एंटाइन। तो जहां जहां पे स्पोरोपोलानिन नहीं है वहां पर क्या है, जर्म पोर्स होते हैं। डाइकोट्स में 3 जर्म पोर्स होते हैं, तो डाइकोट का मैंने बना रखा है पॉलन ग्रेन, जैसे 1, 2 and 3, तो 3 जर्म पोर्स होते हैं डाइकोट्स में, और जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें 1 जर्म पोर होता है, ठीक है। एक बार क्विकली हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। मेन जो हमारा इसके अंदर पढ़ने वाला है दैट इज दिस वन। तो इस वेजिटेटिव सेल में ही क्या होता है, एक और सेल होता है दैट इज जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल, और उसका जो न्यूक्लियस होगा वो प्रोमिनेंट होता है, विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है, ठीक है। अब जो हमने प्रीवियसली फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी पॉलिनेशन होती है तो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, या तो वो इस स्टेज पे शेड होते हैं, दिस इज 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज मींस 1 इज वेजिटेटिव सेल एंड 1 इज जनरेटिव, और एक ही न्यूक्लियस है, इसका भी एक न्यूक्लियस और इसका भी एक न्यूक्लियस, दिस इज 2 सेल्ड स्टेज। तो कुछ पॉलन्स तो क्या होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज पे स्टिग्मा पे शेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ पॉलन्स 3 सेल्ड स्टेज पे शेड होते हैं, ठीक है। और जरूरी भी यही है कि उनको 3 सेल्ड स्टेज ही चाहिए होती है। पहले हम 3 सेल्ड स्टेज पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि आगे किस तरीके से। तो 3 सेल्ड स्टेज क्या होती है, 3 सेल्ड स्टेज होती है जिसमें ये जनरेटिव सेल में क्या होती है, माइटोसिस होती है। इट मींस चाहे पॉलन्स 2 सेल्ड स्टेज पे शेड करें और जब वो पॉलन ट्यूब बनाएंगे तो भी उनके जनरेटिव सेल में जब पॉलन ट्यूब बन रही होती है तो क्या होगी, माइटोसिस होगी, और इससे एक सेल से क्या बनेंगे, 2, और वो 2 क्या कहलाएंगे, 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। अगर वो 2 सेल्ड पे शेड हो गए पॉलिनेशन के टाइम पे स्टिग्मा पे, तो भी उनमें माइटोसिस होगी पॉलन ट्यूब के बनते हुए, किसके अंदर, जनरेटिव सेल में। और अगर वो 3 सेल्ड में हुए तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर क्या है, 2 मेल गैमीट्स फॉर्म है, पॉलन ट्यूब में वो 2 मेल गैमीट्स आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन्स में कितने गैमीट्स होते हैं, तो एग्जैक्ट जो इसका आंसर है ना दैट इज 3 होते हैं। 2 तो मेल गैमीट्स और +1 कौन सा रह गया, दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस, ये भी साथ में जाता है, ठीक है। 2 मेल गैमीट और तीसरा कौन सा होता है, ट्यूब न्यूक्लियस, ये तीनों पॉलन ट्यूब में इकट्ठे जाते हैं। आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट, वो भी क्विकली एक बार पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रियोसाइट। इसको यहाँ थोड़ा सा आप ज्यादा समझिएगा, क्योंकि इसको अगर एक बार समझ लिया तो डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इजीली समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए इस तरीके से होता है एम्ब्रियोसाइट ओव्यूल के अंदर, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ साथ साथ, दिस इज एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है, ठीक है।
एम्ब्रियो सैक में क्या है, जो ये वाला एंड होता है, हमने जो पढ़ रखा है, जैसे हमने तो ये पढ़ रखा है कि जो ऊपर वाला एंड होता है दैट इज चैलेजल एंड, जो नीचे वाला होता है जहाँ पे एग एपरेटस होता है दैट इज माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। लेकिन 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है माइक्रोपाइलर एंड और नीचे की तरफ क्या होता है चैलेजल एंड होता है, ठीक है। और उस तरह के एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो अभी मैं पॉलीगोनम ही बना रही हूँ जिसमें ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड होगा और नीचे की तरफ चैलेजल एंड होगा, यानी कि 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में दिस पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज फाउंड। तो इस तरीके से होगा, दिस इज क्या बनाएंगे हम ऊपर की तरफ पॉलीगोनम में माइक्रोपाइलर, ठीक है। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, चैलेजल बनाएंगे। तो माइक्रोपाइलर में क्या था, एक एग एपरेटस होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। एग एपरेटस क्या होता है, एग एपरेटस पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ मैं, एग एपरेटस में क्या होता है। इन एग एपरेटस देयर इज प्रेजेंट, क्या क्या होगा, टू सिनर्जिड्स, ठीक है, प्लस 1 एग सेल। इट मींस कितने सेल्स होंगे, 3 सेल्स, 2 तो सिनर्जिड्स होंगे साइड में होंगे जो, और सेंटर में होगा एक एग सेल। तो इन तीनों सेल्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं, जो हमेशा कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। और जो इनकी शेप होती है वो क्या होती है, ट्रायंगुलर होती है। दिखने में हमें कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कोई ट्रायंगल हो। तो इस तरीके से होते हैं ये, ठीक है। बीच में क्या है आपका एग सेल, दिस वन एग सेल, दीज 2 आर, साइड में जो 2 हैं ये 2 क्या हैं, सिनर्जिड्स हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पर उस तरफ में क्या होगा, इस एग सेल का वैक्यूल, दिस वन इज वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल, किसका वैक्यूल, एग सेल का वैक्यूल। और इसी एग सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ होगा, किस तरफ, चैलेजल एंड की तरफ। सो दिस वन चैलेजल एंड, ऊपर वाली जो तरफ है दैट इज माइक्रोपाइलर एंड। तो जो इसका वैक्यूल है एग सेल का वो किस तरफ होगा, माइक्रोपाइलर की तरफ, और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो किस तरफ होता है, चैलेजल की तरफ। इसका भी एक रीजन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये अरेंजमेंट ऐसी क्यों होती है। ऐसे ही जो सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स में क्या होगा, सिनर्जिड्स का यहाँ पर इस तरफ, एक सेकेंड, सिनर्जिड्स में यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सिनर्जिड्स में, यहाँ पर दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जो सिनर्जिड्स में होते हैं, दैट आर कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। इन्हें क्या बोलते हैं हम, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, फिलीफॉर्म apparatus. These finger-like projections in synergids are called filiform apparatus. अब जो इसमें भी वैक्यूल है, सिनर्जिड्स में भी क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। तो सिनर्जिड के जो वैक्यूल्स होते हैं वो किस तरफ होते हैं, दैट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स चैलेजल एंड, बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक्सेल से। अब एक्सेल में जो वैक्यूल है वो तो माइक्रोपाइलर की तरफ है और उसका न्यूक्लियस जो है चैलेजल की तरफ। लेकिन सिनर्जिड्स के जो वैक्यूल होते हैं वो किस तरफ होते हैं, चैलेजल की तरफ, और न्यूक्लियस किस तरफ होता है इनका, सेंटर में, यानी कि किसकी तरफ, थोड़ा सा माइक्रोपाइलर की तरफ। तो यहाँ पर चैलेजल की, ठीक है, यहाँ पर चैलेजल एंड की तरफ इनके क्या होंगे, वैक्यूल्स, और इनका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होगा, सेंटर में, यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस और इसके बीच में, वैक्यूल्स के बीच में होगा, ठीक है। तो दिस इज सिनर्जिड 1 एंड 2। अब ये जो अरेंजमेंट है कि वैक्यूल इधर होना चाहिए, न्यूक्लियस इधर होना चाहिए, ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है जब पॉलन ट्यूब आती है, कहाँ पर, पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन्स के थ्रू बनेगी, स्टाइल से होती आएगी, ओवरी से होती आएगी, कहाँ आएगी, ओव्यूल में। ओव्यूल में क्या है आपका, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। तो वो जो पॉलन ट्यूब आ रही है
वो क्या करती है, वो इसके अंदर पेनिट्रेट होती है, धंसने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उस की कोशिश करेंगे तो वो इसको क्या करेंगे, इसकी मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट, अंदर धंसने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब वो अंदर की तरफ आएंगे तो ये जो एग सेल का न्यूक्लियस है ये डैमेज ना हो, इसलिए इसका न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा सा माइक्रोपाइलर एंड से दूर होता है, क्योंकि जब पॉलन ट्यूब आती है तो वो इसको पुश करती है, धक्का मारती है, तो जिसके कारण ये डैमेज भी हो सकता है न्यूक्लियस। तो उस बचाव के लिए जो ये न्यूक्लियस है ये ऑटोमेटिकली यहीं सिचुएट होता है। ठीक है ना, देखो इस तरीके से अडेप्टेशन है ये फ्लावर्स के अंदर कि जो ये न्यूक्लियस है एग सेल का वो चैलेजल एंड की तरफ होता है, ताकि जब पेनिट्रेशन हो पॉलन ट्यूब की और जो शॉक लगता है वो इसको ना लगे, ये डैमेज ना हो। ठीक है, दूसरा, अब जो ये सिनर्जिड्स हैं इनका क्या फंक्शन है। सिनर्जिड्स में जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, सबसे पहला ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से, न्यूसैलस से। अब न्यूसैलस कहाँ होते हैं, एम्ब्रियोसेक के बाहर, अ मास ऑफ सेल्स यहाँ पर होते हैं ना न्यूसैलस। न्यूसैलस क्या होते हैं, अ मास ऑफ सेल्स, अ मास ऑफ सेल्स, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, जिसमें मियोसिस हुई थी तो क्या बना था, टेट्राड बना था मेगास्पोर। ठीक है, और वहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुई थी, वो सारा पीछे का आप पढ़ चुके हो। तो न्यूसैलस जो है इनसे कौन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, ये फिलीफॉर्म एपरेटस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ पे दे देंगे, इस सेल के अंदर। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है सेल का, ये सेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है, ये सारा का सारा ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। दिस इज सेंट्रल सेल। एम्ब्रियोसेक का जो बीच का सारा पोर्शन है ये वाला सारा का सारा, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पर, इनको क्या बोला जाता है, टू पोलर न्यूक्लियाई। टू पोलर न्यूक्लियाई फंक्शन में बाद में बताऊंगी, एक बार लेबलिंग देख लीजिए। तो इस तरीके से जी सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, सेंट्रल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। अब सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस बता रही थी मैं, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेंगे, बाहर जो न्यूसैलस है उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, प्लस और क्या करेंगे, जो पॉलन ट्यूब आ रही है यहाँ पर पेनिट्रेट करेगी, जो पॉलन ट्यूब, उसको रास्ता दिखाएंगे अंदर आने का कि उसे कहाँ पर जाना है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस और क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेंगे, एक तो केमिकल सिक्रीट करेंगे, केमिकल सिक्रीट करेंगे तो किस लिए, ये इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है, उनके मेल गैमीट्स को कहाँ पे सिक्रीट होना है और किसके साथ फ्यूज होना है। तो वो पाथ कौन दिखाता है, वो फिलीफॉर्म एपरेटस दिखाता है, कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रीट करके। एक तो फिलीफॉर्म एपरेटस का ये फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन है, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। मैंने अभी बताया था, इस बाहर जो न्यूसैलस सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेगा और अंदर की तरफ दे देगा। ठीक है, अब ये जो काम कर रहा है फिलीफॉर्म एपरेटस, बाहर से न्यूसैलस से क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर अंदर की तरफ भी दे रहा है, अपने सेल्स को भी दे रहा है, यानी कि एग सेल को भी प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट, और सेंट्रल सेल को भी प्रोवाइड कर रहा है वो न्यूट्रिएंट। तो ये आना जाना कहाँ से हो रहा है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स आ जा रहे हैं। एक्चुअल में जो ये एग एपरेटस के सेल्स हैं इनके बीच में एक कनेक्शन होता है। ऐसे ही एग एपरेटस और सेंट्रल सेल के बीच में भी एक कनेक्शन होता है, एंड दैट कनेक्शन इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये आप +1 में पढ़ चुके हो कि थोड़ा सा बताऊंगी। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस क्या होते हैं, सेल टू सेल साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं सेल्स के बीच में जिसमें से कोई ना कोई चीज कंडक्ट होती है। तो उस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बोलते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस की वजह से फिलीफॉर्म एपरेटस बाहर न्यूसैलस से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, दूसरा फिर वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ देगा, अपने सेल्स को भी दे देगा, जैसे सिनर्जिड्स को दे दिया, इसको दे दिया, या फिर कहाँ दे देगा, अंदर इस सेंट्रल सेल को भी दे देगा। तो वो भी किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, बाहर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ऑब्टेन कर लेता है। तो दूसरा फंक्शन हो गया न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का, पहला हो गया केमिकल सिक्रीट करके,
पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाने का कि इस तरफ उसे जाना है। तीसरा फंक्शन है फिलीफॉर्म apparatus का कि जो पॉलन ट्यूब जब यहाँ पर आती है और पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है तो एक धक्का, एक पुश लगता है, एक शॉक लगता है इस एम्ब्रियो सैक को। तो उस शॉक को ये फिलीफॉर्म apparatus क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि इन सेल्स को कोई डैमेज ना हो। मेनली किस सेल को डैमेज ना हो, इस एग सेल को डैमेज ना हो। इसलिए थर्ड काम क्या करती है फिलीफॉर्म apparatus, जो भी पेनिट्रेशन के टाइम पे धक्का लगता है, शॉक लगता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो सिनर्जिड्स के अंदर जो ये फिंगर लाइक फिलीफॉर्म apparatus हैं, इनका क्या फंक्शन हो गया, पहला तो केमिकल सिक्रेट करना, किस तरह के केमिकल्स, जो पॉलन ट्यूब का रास्ता दिखाएंगे कि इस तरफ तुम्हें आना है। ठीक है, दूसरा शॉक एब्जॉर्ब करना कि जब वो पेनिट्रेट करेंगे तो वो जो धक्का लगेगा इस एम्ब्रियो सैक को, ये सेल्स डैमेज ना हो तो उसको बचाव के लिए वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगी। तीसरा जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस सेल से वो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू अंदर सेंट्रल सेल की तरफ भी पास कर सकती है और अपने सेल्स को भी पास कर देगी। ठीक है, तो ये तीन काम कौन करेगा, फिलीफॉर्म apparatus करता है। इतना क्लियर है। इसलिए ये इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। अब देखो फिलीफॉर्म apparatus यही रहेंगे क्योंकि यहाँ से पॉलन ट्यूब ने आना है, इसलिए ऐसे ही अभी मैंने बताया कि वो शॉक लगता है तो वैक्यूल यहाँ रहेगा और न्यूक्लियस दूर होगा क्योंकि एग सेल डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका न्यूक्लियस यहीं पर रहेगा। ये अडेप्टेशन है कि वो ऊपर की तरफ नहीं होगा, वो चैलेंजर एंड की तरफ होगा। इसलिए ये सारी क्या होती है, लोकेशंस होती हैं वैक्यूल्स और न्यूक्लियस की। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। सिनर्जिड्स और एग सेल, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एग apparatus बोलते हैं, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो हमारा एग apparatus हो गया जिसमें 3 सेल होते हैं, दैट इज 2 synergids and 1 egg cell। उनकी पोजीशंस किस किस की, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स की क्यों होती हैं, ऐसे वो हो गया। प्लस इनके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं फिलीफॉर्म apparatus, उनका क्या काम होता है, 3 काम होते हैं, वो भी हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में मैंने पहले बता दिया कि इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत डेंस होता है, इसमें वैक्यूल्स होते हैं, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, आपस में फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, 1 सिंगल सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसी के नीचे यहाँ पर चैलेंजर एंड की तरफ क्या होते हैं, 3 और सेल होते हैं, दैट इज 2 एंड 1 2 एंड 3, 1 2 3। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, दीज 3 सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। दीज 3 सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। अब इनका भी क्या काम है, इतना बड़ा काम नहीं है, इनका भी यही काम है, न्यूसेलस से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके अंदर की तरफ देना, और वो भी किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, इनका भी बस इतना ही काम है। अब देखिए, जैसे ही ये सब चीजें अपना काम कर रही हैं, अब जैसे ही पॉलन ट्यूब आई माइक्रोपाइलर एंड से, तो रास्ता दिखा दिया फिलीफॉर्म apparatus ने। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा वो अब हम पढ़ेंगे। इतना क्लियर है कि एंटीपोडल्स का क्या रोल होता है, सिनर्जिड्स का क्या रोल होता है, एग सेल का क्या होता है, एग apparatus किसे कहते हैं, सेंट्रल सेल किसे कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं और फ्यूज होके वो क्या बनते हैं। इतना क्लियर है ना, चलो ये नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। मैं रब कर रही हूँ एक बार, देखिए अब क्या होगा इसके अंदर। अब जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब कई जगह से आ सकती है माइक्रोपाइल की तरफ, वही हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए, अगर पॉलन ट्यूब डायरेक्ट कहां से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइलर पोर से, डायरेक्टली माइक्रोपाइलर पोर से एंटर कर रही है। ठीक है, तो ऐसी एंट्रेंस पॉलन ट्यूब की क्या कहलाती है प्लांट्स में, पोरोगैमी। इसे हम क्या कहते हैं, पोरोगैमी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉलन ट्यूब एंट्रेंस इज कॉल्ड पोरोगैमी, जो माइक्रोपाइलर पोर से होके आती है डायरेक्टली और कहीं नहीं जाती, सीधा माइक्रोपाइलर पोर की तरफ आती है। ठीक है, मोस्टली प्लांट्स में पोरोगैमी ही होती है, लेकिन और भी कई तरीके से वो एंटर करती है। और कईयों में पॉलन ट्यूब कैसे एंटर करती है, चैलेंजर एंड से, चैलेंजर एंड से एंटर करेगी।
और फिर चैलेजल एंड से आते हुए कहाँ जाएगी, माइक्रोपाइलर पोर के थ्रू अंदर आ जाएगी। देखो रास्ता तो वही है, चाहे तो वो डायरेक्ट माइक्रोपाइलर पोर से आ जाए, अगर वो डायरेक्ट ही माइक्रोपाइलर पोर से आ रही है तो वो पोरोगैमी कहलाएगी। अगर वो चैलेजल को क्रॉस करके बीच में से और फिर माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है तो दैट इज कॉल्ड चैलेजोगैमी। उसे हम क्या बोलेंगे, चैलेजोगैमी। देखो जहां से एंट्रेंस हो रही है, जैसा नाम है उसी के तरीके से इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया। अगर वो चैलेजल एंड से क्रॉस करती हुई फिर माइक्रोपाइल पोर में आ रही है तो दैट इज कॉल्ड चैलेजोगैमी। अगर वो डायरेक्ट माइक्रोपाइलर पोर से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है दैट इज कॉल्ड पोरोगैमी। ठीक है, एक और रास्ता है, पोलन ट्यूब और कहां से एंटर कर सकती है, ये पोलन ट्यूब है, ये जो मैंने डैश डैश लगाए हैं, पोलन ट्यूब और कहां से एंटर कर सकती है, पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू इंटेग्यूमेंट्स। जो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स है ना, ओव्यूल के बाहर दो इंटेग्यूमेंट होती है ना, दो भी होती हैं, एक भी होती है, एक्सेप्शनल होती है, वैसे तो मोस्टली दो ही होती हैं। तो जो ओव्यूल के बाहर इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, जो उसकी लेयर्स होती हैं, उसको क्रॉस करके फिर माइक्रोपाइलर पोर से अंदर एंटर करेगी तो ऐसे वाली एंट्रेंस क्या कहलाएगी, मीजोगैमी। इसे हम क्या बोलते हैं, मीजोगैमी। तो तीन तरीके से प्लांट्स के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करती है, या तो वो डायरेक्ट माइक्रोपाइलर पोर से करेगी तो दैट इज कॉल्ड पोरोगैमी, ठीक है, या फिर वो चैलेजल एंड से एंटर करके फिर वो माइक्रोपाइल पोर से अंदर की तरफ जाएगी, दैट इज कॉल्ड चैलेजोगैमी, या फिर वो इंटेग्यूमेंट्स को क्रॉस करके फिर वो माइक्रोपाइल पोर से अंदर जाएगी तो दैट इज कॉल्ड मीजोगैमी। ठीक है, तो ये तीन समझ में आया आपको, तीन तरह की एंट्रेंस होती है पोलन ट्यूब की, और मोस्टली जो सबसे ज्यादा होती है जो पोलन ट्यूब एंटर करती है प्लांट्स में दैट इज द टाइप ऑफ पोरोगैमी। वो पोरोगैमी के थ्रू ही एंटर करती है, यानी कि वो पूरा क्रॉस करके आती है घूम के और फिर माइक्रोपाइलर की तरफ जाती है, बीच में कहीं भी एंटर नहीं करती है, तो दैट इज पोरोगैमी। तो इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कर दूं मेरा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि जब वो एंटर कर जाएगी तो क्या होगा, अब हमने ये पढ़ना है कि जब वो एंटर कर जाएगी तो क्या होगा। पोलन ट्यूब जब एंटर कर जाती है तो यहाँ पर दोबारा से हमें वो एम्ब्रियो सैक बनाना पड़ेगा एक बार। दिस इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है, दोबारा बना रही हूँ मैं एक बार क्विकली। तो एक बार मैं पॉलीगोनम नहीं बना रही, बस बताने के लिए किस तरीके से एंटर करती है, तो माइक्रोपाइलर में नीचे बना देती हूँ, ठीक है। तो ये एगाप्रेटस हो गया, एगाप्रेटस में दिस इज माइक्रोपाइलर एंड और ये चैलेजल एंड था, बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, आपको समझ आ गया। चैलेजल एंड दिस इज माइक्रोपाइलर। ये मैंने पॉलीगोनम टाइप नहीं बनाई है, सिंपल वैसे ही बनाया है, इसलिए माइक्रोपाइलर एंड नीचे है और चैलेजल ऊपर है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। दिस इज नॉट द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो साइट, ठीक है, सिंपली वैसे ही बनाया है। तो अब ऊपर की तरफ क्या थे, एंटीपोडल्स, और बीच में क्या थे हमारे पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो अब इसके अंदर क्या था, यहाँ पर माइक्रोपाइलर की तरफ क्या था हमारा, इसका वैक्यूल था, और यहाँ पर इसका क्या था, न्यूक्लियस था चैलेजल की तरफ। वो मैंने बता दिया क्यों होता है। इनमें क्या था, यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस थे, यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है, ये फिंगर लाइक सिनर्जिड्स के अंदर, और इसके अंदर क्या था, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, और उधर की तरफ चैलेजल की तरफ क्या थे, इसके वैक्यूल्स थे, चैलेजल एंड की तरफ इसके क्या थे, वैक्यूल्स थे, ठीक है। अब जैसे ही ये बाहर न्यूसेलस है, जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगी तो क्या होगा, जो फर्स्ट यानी कि पहला जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, इस सिनर्जिड के साथ फ्यूज करेगा। ट्यूब न्यूक्लियस सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है तो सबसे पहला काम, फिलिफॉर्म एपरेटस का मैंने बता दिया कि वो रास्ता दिखाएगा, पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर जाएगी। तो फिलिफॉर्म एपरेटस के रास्ता दिखाने का बाद का बता रही हूँ अब मैं कि क्या होगा। तो जैसे ही अंदर एंटर कर जाएगी तो जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसके अंदर, किसके अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर, ट्यूब न्यूक्लियस फ्यूजेस विद, किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, इस सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस फ्यूजेस विद न्यूक्लियस ऑफ सिनर्जिड, ठीक है। जैसे ही वो ट्यूब न्यूक्लियस सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा तो ये जो सिनर्जिड है ये डीजेनरेट हो जाएगा, खत्म, गायब हो जाएगा ये। तो देन क्या होगा, सिनर्जिड डीजेनरेट्स,
सिनर्जिड डीजेनरेट्स, सिनर्जिड ये वाला डीजेनरेट हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट इवेंट, ये तो एक इवेंट, फर्स्ट इवेंट फिलिफॉर्म एपरेटस के काम करने के बाद का बता रही हूँ मैं सारा। जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी, फिलिफॉर्म एपरेटस ने अपना काम कर दिया, ठीक है, शॉक एब्जॉर्ब कर लिया, उसको रास्ता दिखा दिया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए, अब पोलन ट्यूब अंदर जा चुकी है। अंदर जाते ही उसका जो ट्यूब न्यूक्लियस है, सबसे पहला इवेंट क्या होगा, उसका ट्यूब न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज करेगा, सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, एक सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, और उसी टाइम जैसे ही फ्यूजन होगी तो वो वाला सिनर्जिड जिसके साथ फ्यूजन हुई है ट्यूब न्यूक्लियस की, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गए, 2 मेल गैमीट्स रह गए, एक तो गायब हो गया फ्यूज होके सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ, अब 2 मेल गैमीट अभी भी पड़े हैं पोलन ट्यूब के अंदर। तो अब जो उसमें से एक मेल गैमीट है, सेकेंड इवेंट क्या होगा हमारा, सेकेंड इवेंट, अब जो एक मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, वो इसके साथ फ्यूज करेगा, दिस इज एग न्यूक्लियस, ठीक है, ये एग न्यूक्लियस है ना, इसके साथ फ्यूज करेगा। 1 मेल गैमीट ट्यूब न्यूक्लियस के बाद वाला, 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद किसके साथ, एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट, और ये जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड, क्योंकि मेल गैमीट भी हैप्लॉइड था और एग सेल भी हैप्लॉइड था, तो 2 हैप्लॉइड मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। और जैसे ही ये जाइगोट बनेगा तो जो दूसरे वाला सिनर्जिड है ना, ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, गायब, डिजेनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों सिनर्जिड्स क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और यहाँ पर एग सेल के अंदर क्या बन जाएगा, जाइगोट, यानी कि डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। और जैसे ही डिप्लॉइड सेल बनेगा एक और चीज होगी, क्या, इसका जो वैक्यूल है ये भी डीजेनरेट हो जाएगा, और इसके जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस थे इन तीनों के आपस में और इसका सेंट्रल सेल से, वो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन भी खत्म हो जाएंगे। ये सब चीजें होती हैं इस टाइम पे। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्या क्या होगा। सबसे पहले जब पोलन ट्यूब इसमें पेनिट्रेट करेगी, फिलिफॉर्म एपरेटस ने अपना काम कर दिया, तो पोलन ट्यूब का जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो इस सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, जिसके कारण जो ये वाला सिनर्जिड है ये डीजेनरेट यानी कि गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पोलन ट्यूब अपनी सिक्रीशंस बाहर निकालेगा। क्या है उसकी सिक्रीशंस, 2 मेल गैमीट, तो पहला मेल गैमीट तो किसके साथ फ्यूज करेगा, इस एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर देगा, और क्या बनाएगा, डिप्लॉइड सेल, दैट इज जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट बनेगा तो जो एग सेल का जो ये वैक्यूल है ये डीजेनरेट हो जाएगा, इसके जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस थे सेंट्रल सेल के साथ वो भी खत्म हो जाएंगे, प्लस ये जो सेकंड वाला सिनर्जिड था ये भी डीजेनरेट हो जाएगा। तो खाली क्या रह जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे क्या रह जाएगा, अब ये देखो मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ये डीजेनरेशन होगी, इधर से इसकी डीजेनरेशन होगी, वैक्यूल चला गया, तो यहाँ पर 2 सेल यानी कि यहाँ पर क्या बना, जाइगोट, डिप्लॉइड, 2 न्यूक्लियस वाला बन गया ना, दिस इज जाइगोट, यहाँ पर क्या बना, जाइगोट बन गया, ये जाइगोट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब क्या रह गया, एक मेल गैमीट और रह गया, अब वो मेल गैमीट क्या करेगा। देन थर्ड हमारा जो इवेंट है, सेकेंड मेल गैमीट, हम कह सकते हैं अनदर मेल गैमीट, लास्ट यही बचा है पोलन ट्यूब में जो इसके अंदर आ चुका है। अनदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद, किसके साथ फ्यूज करेगा, वो इस सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। अब देखो इसके 2 न्यूक्लियस और इस मेल गैमीट का 1 न्यूक्लियस, तो कितने हुए, 3 न्यूक्लियस हुए ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या करेगा, इस सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनेगी, ट्रिपल फ्यूजन। इस तरीके से 3 हो जाएंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और इसको हम बोलते हैं, इसको जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड PEN। PEN मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये क्या बन गया हमारा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऑल्सो कॉल्ड ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहला तो हमारा बना जाइगोट, ये रहा, 2 न्यूक्लियस थे डिप्लॉइड, और जो दूसरा जब हमारा फ्यूजन हुआ इस मेल गैमीट का इस 2 के साथ हुआ था ना, तो 2 के साथ हुआ तो हमारा 3 न्यूक्लियस आपस में मिले, एक इसका न्यूक्लियस और 2 ऑलरेडी थे ही, तो 3 न्यूक्लियस आपस में मिले,
तो वो तीनों का क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये तीनों क्या कहलाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पेन भी बोलते हैं, PEN, ये वो लिखने वाला पेन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड दिस फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, और इस फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम जाइगोट बना, दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। देखो जब फर्स्ट टाइम जब डिप्लॉयड यानी कि जब ये जाइगोट बना था, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस फर्स्ट फ्यूजन इज कॉल्ड, फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। या फिर हम इसे और क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, सिनगैमी। जब जाइगोट बनता है और जो फर्टिलाइजेशन होती है फर्स्ट टाइम हुई तब जाइगोट बना, दैट इज कॉल्ड जेनेटिव फर्टिलाइजेशन, आल्सो कॉल्ड सिनगैमी। और जब दूसरी बार जो मेल गैमीट था वो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करा, यानी कि सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करा, तो वो ट्रिपल फ्यूजन थी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो ट्रिपल फ्यूजन वाली फर्टिलाइजेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो देखो इसमें फर्टिलाइजेशन दो बार हुई, पहली तो जेनरेटिव और दूसरी वेजिटेटिव। सो दैट्स वाई कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यही रीजन है कि प्लांट्स में हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। तो क्लियर है बेटा आप सबको इतना, ये सब क्लियर है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, किस तरीके से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। चलिए बेटा जो हमने पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा क्विकली। यही पढ़ा था हमने कि जो टू सेल्ड है स्टेज पॉलन ग्रेन ही, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर शेड हो गया, किस पे, स्टिग्मा पे, ठीक है। ये क्या है, दिस इज पिस्टिल, तो पिस्टिल के किस पार्ट पे शेड हुआ, स्टिग्मा पे। तो मैंने पहले ही कहा था टू सेल्ड है तो उसको थ्री सेल्ड होना पड़ेगा, तो इसलिए उसके जेनेटिव सेल में क्या होगी, माइटोसिस, जिसकी वजह से ये दो मेल गैमीट्स बनाएगा। तो यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस भी अंदर जाएगा और दो मेल गैमीट्स भी, तो ये क्या कहलाएगी, थ्री सेल्ड स्टेज कहलाएगी आफ्टर माइटोसिस, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही ये पॉलन ग्रेन यहाँ शेड होंगे तो ये पॉलन ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट इनिशिएशन होती है जो पॉलन ट्यूब की, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, एक्चुअल में जो ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बना रहे हैं वो कहाँ से बनाएंगे, जो पॉलन ट्यूब निकलती है वो इनके जर्म पोर से निकलती है, जहाँ पे स्पोरोपोलानिन प्रेजेंट नहीं होती, जहाँ पे जर्म पोर्स होते हैं वहीं से पॉलन ट्यूब निकलती है, ठीक है। तो जो ये पॉलन ट्यूब निकली वो कहाँ से निकली, पॉलन ग्रेन के जर्म पोर से निकली। अब जो उसको फर्स्ट न्यूट्रिशन मिलेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो पॉलन ग्रेन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वही प्रोवाइड करेगा उसको, वो इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी तो इतनी वो पॉलन ट्यूब बना लेगा। सेकंड जो उसको न्यूट्रिशन मिलेगी वो स्टिग्मा के सरफेस से मिलेगी, यहाँ से वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी पॉलन ट्यूब और फर्दर और आगे चली जाएगी। फिर थर्ड ये जो स्टाइल है, दिस इज स्टाइल, स्टाइल भी उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण वो पॉलन ट्यूब और लंबी होती जाएगी। फिर आगे कुछ ऐसे ओवरी, दिस इज ओवरी, ये ओवरी में भी कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो इस पॉलन ट्यूब को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं आगे और लेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब बनती जाएगी। किस किस की हेल्प से बनी, एक तो खुद की साइटोप्लाज्म की हेल्प से जब उसने न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब किया, दूसरा स्टिग्मा के न्यूट्रिएंट्स की वजह से, तीसरा स्टाइल के न्यूट्रिएंट्स की वजह से, चौथा ओवरी के न्यूट्रिएंट्स की वजह से। इट मींस जो स्टिग्मा है उसमें भी कुछ ना कुछ वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ये पॉलन ट्यूब एब्जॉर्ब करती है, यानी कि जो पॉलन्स में से पॉलन ट्यूब निकल रही है। देन स्टाइल में भी कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ओवरी में भी कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इतना लॉन्ग आती है। और जो पॉलन ट्यूब की लेंथ है वो वेराई करती है, हर एक प्लांट में, हर एक फ्लावर में वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। और जैसे कि मेज है, मेज में ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है लेकिन कुछ में ये मिलीमीटर्स में भी होती है, तो वेराई करती है। तो इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पहुंच जाएगी, ठीक है। और कहाँ से एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर पोर से। और उसके बाद वाला मैंने आपको सारा समझा ही दिया कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो है उनका क्या वर्क है,
पेनिट्रेशन का, ठीक है, वो सारा काम करेंगे। फिर सिनर्जिड्स, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगी वो क्या होगी, जाइगोट बनेगा। सेकेंड जो फर्टिलाइजेशन होगी दैट इज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, PEN बनेगा, ठीक है। तो ये सारा पीछे वाला ही समराइज था, लेकिन कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। इस तरीके से ये क्या होती है, पॉलिनेशन होती है, फिर उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। ये डायग्राम बनाना आपको जरूरी है, लेकिन इसके जो इवेंट्स हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। बस ये वाले इवेंट्स रह गए थे कि किस तरीके से पॉलन ट्यूब बड़ी होती है, ये इवेंट रह गया था। इसके अंदर वाला मैंने आपको सारा समझा दिया, ठीक है। क्लियर है बेटा इतना, ये आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, थोड़ा सा और है, एक बार समझ लेते हैं इसको। जो जाइगोट बना जेनेटिक फर्टिलाइजेशन में, और जो PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना किसमें, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के अंदर, उसमें क्या है, अब जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये कहाँ बना, सेंट्रल सेल वाली जगह पे। तो अब सेंट्रल सेल क्या कहलाएगा यहाँ पर, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाएगा, क्योंकि वहां पर क्या बन चुका है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो द सेंट्रल सेल इज नाउ कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो अब दो चीजें होगी हमारे पास, एक तो जाइगोट हो गया उसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और दूसरा क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गया। एंटीबॉडीज भी क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, जैसे सिनर्जिड्स डिजेनरेट हुए थे, ठीक है। तो अब दो चीजें रहेगी सिर्फ, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इस जाइगोट को, जिसके कारण क्या बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर आगे सीड बनेगी, और सीड के बाद फिर क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। यानी कि अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जाइगोट को, तो क्या बनता है हमारा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिर जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो हम किसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, सीड की पढ़ेंगे, और जब सीड बन जाएगी तो हम किसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फ्रूट की पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये इवेंट्स क्या कहलाते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दीज इवेंट्स आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन क्या थे, पॉलिनेशन था, फिर बीच में मिड क्या आया, फर्टिलाइजेशन जो आज हमने करा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स करेंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने प्रॉब्लम्स या डाउट्स को लिख सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।